अगर तो आप कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्पीच राइटिंग का, तो ये स्पीच राइटिंग के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखो यार, स्पीच राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टेड राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2। और इसको सॉल्व करने के लिए ना वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 4 स्टेप्स। सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पीच राइटिंग होती क्या है। देखो यार, स्पीच राइटिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ राइटिंग जिसमें आप जो होते हो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर टोन फर्स्ट ऑफ ऑल, योर ऑडियंस, बहुत ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, एंड एट द सेम टाइम पर्पस क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीच। आप डिलीवर करते हो स्कूल में स्पीच, नॉर्मली जब हम करते हैं डिबेट्स करते हैं, तो स्पीच का मकसद क्या होता है। स्पीच का मकसद होता है ऑब्वियसली आपने इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना होता है, आपने लोगों को एजुकेट करना होता है, और लोगों को एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली यू रिक्वायर व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स आपको चाहिए होते हैं क्योंकि आपने अगले को कन्विंस करना है। सो द पर्पस इज व्हाट, द पर्पस इज क्वाइट सिंपल, टू एजुकेट द पीपल। अब मेरा ऑडियंस कौन है? क्या एक सिंगल पर्सन है? ऑब्वियसली नॉट। स्पीच ऑब्वियसली हैज अ लार्ज ऑडियंस, हर किस्म का उसमें एज ग्रुप होगा। तो अगर मुझे अपना ऑडियंस पता है, दैट मीन्स कि मुझे अपने टोन का पता होना चाहिए। तो मेरा टोन क्या होगा? क्या फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा या सेमी फॉर्मल होगा? इट्स क्वाइट सिंपल यार, सेमी फॉर्मल होगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो टोन है वो क्या हो, सेमी फॉर्मल हो। नाउ हैविंग सेड दैट, वी आर गोइंग टू डिवाइड in order to understand speech writing, we are going to divide it into 4 steps. सबसे पहले स्टेप में मैं बात करूंगा अबाउट द 25 मार्क्स का जो आपका मार्किंग स्कीम है, जिसे हम कहते हैं TF और TR, ये क्या होता है। देन आई विल स्पीक अबाउट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। द थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू स्पीक विद यू अबाउट द क्वेश्चन, और जो आपके साथ क्वेश्चन के साथ जो टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी जो सोर्स दिया गया हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। एंड द फोर्थ थिंग इज आई एम गोइंग टू शो यू अ सैंपल फ्रॉम द पास्ट पेपर, और उस पूरा अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम यानी TF और TR की। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, लिखा हुआ है एंड में, अप टू 10 मार्क्स आर अवेलेबल फॉर द कंटेंट ऑफ योर आंसर एंड अप टू 15 मार्क्स फॉर द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। अब ये 10 मार्क्स और 15 मार्क्स हैं क्या? देखिए, जो 10 मार्क्स हैं दैट इज कॉल्ड एज टास्क फुलफिलमेंट TF, और जो 15 मार्क्स होते हैं आपके वो होते हैं TR। TR मीन्स टोन एंड रजिस्टर, जिसमें आपको कैम्ब्रिज नंबर देता है। सबसे पहले बात ऑब्वियसली हम करेंगे TF की। ये TF क्या होता है? देखिए, टास्क फुलफिलमेंट मीन्स कि आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ टास्क दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, लिखा हुआ है कि बिगिन योर स्पीच विद गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब नाउ दिस इज अ डायरेक्शन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द कैम्ब्रिज। अब आपने क्या करना है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना ही करना है। यू हैव टू स्टार्ट योर स्पीच विद गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू कैन नॉट एड एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर ओन, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर इसका मतलब है आप डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर लिखा हुआ है राइट अबाउट 250 to 350 वर्ड्स। इट मीन्स you cannot go below 250 words, neither you can exceed beyond 350 words. करोगे word limit cross होगी, नंबर कटेंगे and you are going to obviously lose the marks. तो बेस्ट वैसे क्या होता है? बेस्ट होता है आपके 300, 310, 320 के जो तक जो वर्ड्स होते हैं, those are the best ones. उसमें आप लिख भी लेते हो और जो क्वालिटी यू वांट टू प्रोड्यूस वो भी हो जाती है, एंड यू आर गोइंग टू हैव गुड मार्क्स इन एनी केस। इसके अलावा TF में और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एवेल्युएट द आइडियाज एंड ओपिनियंस इन बोथ टेक्स्ट, गिव योर ओन व्यूज अबाउट वेदर और नॉट जूस शुड बी बैंड। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TF जो आपने अपने स्पीच के अंदर इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा व्हेन आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द एवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बी। इन एनी केस ये था हमारा क्या, TF मीन्स टास्क फुलफिलमेंट, डायरेक्शंस हैं, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा TR मीन्स टोन एंड रजिस्टर। टोन एंड रजिस्टर मीन्स दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू सी के भाई जो आप टोन यूज कर रहे हो इज इट अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा स्पीच है, तो स्पीच का टोन क्या होना चाहिए, सेमी फॉर्मल। तो सेमी फॉर्मल का मतलब क्या है कि आपका जो टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं,
दैट शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेमी फॉर्मल. अदर देन दैट आपकी ग्रामर TR में आती है, टोन एंड रजिस्टर में आती है. क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजेस अगेंस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. जितनी अच्छी अंग्रेजी इंग्लिश लिखोगे बेटा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स इन TR. If you are weak with the English language skills, then definitely you are going to suffer and you are going to have a difficult time in gaining good marks. So make sure that if you are having a difficulty with your language skills, please improve it. तो ये होता है TR. 15 मार्क्स इसके बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मार भी खाते हैं. बट आई एम क्वाइट श्योर दैट इफ़ यू आर वॉचिंग इट, आई एम क्वाइट श्योर यू आर गुड विद योर लैंग्वेज स्किल्स. ये हो गया. तो हमारे 10 मार्क्स हो गए TF के, 15 मार्क्स हो गए TR के. तो टोटल आपके जो क्वेश्चन की वेटेज है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स. 25 नंबर का ये क्वेश्चन है. उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेट एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स. देखिए यार, जो आपका डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, चाहे वो स्पीच हो, आर्टिकल हो, लेटर हो, रिपोर्ट हो, ईमेल हो, यू आर ऑलवेज सपोज टू राइट योर क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टेड राइटिंग इनटू 5 पैराग्राफ्स, जैसे कि आप देख भी सकते हो स्क्रीन में. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था. टास्क फुलफिलमेंट में डायरेक्शन दिया गया था, आपने उसको ऐड कर दिया. गुड. उसके बाद आपका शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच राइटिंग क्या होती है? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शो यू अ सैम्पल, बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, स्पीच may make sure that whenever you're going to write an introduction, do always provide 2 things or at least 1 thing. एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं rhetorical question. I hope you understand what is a rhetorical question. Rhetorical question is a type of a question जो कि आप जब speech deliver कर रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो आप ना अपने ऑडियंस से सवाल करते हो और उसका आपको पता होता है you're not going to get the answer, but the main purpose of a rhetorical question is what? कि आप जो अपना ऑडियंस होता है उसकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हो. तो यार रिटोरिकल क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी आस्क्ड इन द इंट्रोडक्शन. कोशिश करो उसको ऐड करो. दूसरी चीज होती है कोटेशन फ्रॉम अ फेमस पर्सनैलिटी. या तो आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, बॉडी पार्ट्स में भी डाल सकते हो, या कंक्लूजन में भी डाल सकते हो. बट इफ यू एड आइदर अ रिटोरिकल क्वेश्चन और अ कोटेशन इन योर इंट्रोडक्शन, तो इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा आपके इंट्रोडक्शन में. एन एग्जामिनर इज गोइंग टू बी हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू. ठीक है. खैर, मैं सैंपल मजीद दिखाता हूँ. इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ 2, विच इज ऑल्सो नोन एज बॉडी पार्ट 1, विच इज द इवेल्युएशन ऑफ योर टेक्स्ट ए. अब ये इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट ए का मतलब क्या होता है? देखो यार, आपको ना क्वेश्चन के साथ आपने देखा होगा सोर्स दिया गया होता है टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी. देखा हुआ आपने? अब आपने करना क्या? आपने ये जो सोर्स दिया गया है टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी, आपने सबसे पहले तो टेक्स्ट ए को बड़ा थॉरली पढ़ना है, बड़ी डिटेल में पढ़ना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट थॉरली, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट यू आर गोइंग टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉइंट्स इन इट. बाकायदा इनको हाईलाइट करना. कितने कंटेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए? एटलीस्ट 5 to 6 to 7. ठीक है. आपने कंटेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, और हाईलाइट करने के बाद आपने उन कंटेंट पॉइंट्स को ऐसे लिखना है इन पैराग्राफ 2 जैसे कि आप डिलीवर करे हो, या आप उस इंफॉर्मेशन को स्पीच में डिलीवर करे हो, ना कि टेक्स्ट डिलीवर कर रहे हैं. कॉपी पेस्ट नहीं करना. मैं फिर कह रहा हूं, आपने उन कंटेंट पॉइंट्स को उठाना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस कंटेंट पॉइंट्स, एंड देन यू आर गोइंग टू रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन सच अ वे एज इफ दीज आर योर वर्ड्स, नॉट द वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट. ओके. और आपने एक और चीज होती है कि जब आप इन कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद व्हेन यू ट्राई टू रिफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स, तो आपने इन कंटेंट पॉइंट्स को डेवलप भी करना होता है, क्योंकि कैम्ब्रिज D1, D2, D3 में प्रॉपर्ली आपको क्या करता है, दे सी के यार आपने इन कंटेंट पॉइंट्स को डेवलप किया. अब डेवलप का मतलब क्या होता है? डेवलप का मतलब होता है आपके पास कोई कंटेंट पॉइंट आया, चाहे वो इम्प्लिसिट मीनिंग के साथ था या एक्सप्लिसिट था, और आपने उसको क्या किया, उसको आपने एक्सपैंड किया अपने वर्ड्स में अलॉन्ग विथ फ्यू एग्जाम्पल्स. थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन अपना भी ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो. कैम्ब्रिज ने ये देखना होता है कि भाई जो हमने टेक्स्ट दिया है, क्या इस बंदे को ये एवेल्युएट करना आता भी है या नहीं. उसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ 3. नाउ पैराग्राफ 3 इज नोन एज द बॉडी पार्ट 2, विच इज द एवेल्युएशन ऑफ योर टेक्स्ट बी. अब आपने उसी तरह से करना है. टेक्स्ट बी को बड़ी डिटेल में पढ़ा, कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना,
हाईलाइट करने के बाद अगेन यू आर गोइंग टू डू व्हाट, you are going to evaluate the text B in your own words, the contents that you have highlighted, in such a way as if you are speaking, not the text. So please make sure you are not going to copy paste anything from there, but you are supposed to evaluate it, develop it in your own words. कर लिया आपने, आपका पैराग्राफ 3 हो गया. उसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ नंबर 4. पैराग्राफ 4 इज नोन एज ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ. ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ का मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट और टेक्स्ट बी में जो आपने आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, अपना एक ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन डेवलप करना है. और पर्सनल ओपिनियन डेवलप करते हुए अगर तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आइदर और इफ, फॉर एग्जाम्पल वो अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट अ स्पीच टू योर क्लासमेट्स अबाउट वेदर और नॉट यू थिंक जूस शुड बी बैंड. क्या जू बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आपने क्या करना है, अपने ओपिनियन में यू हैव टू ऑब्वियसली इंक्लाइन टूवर्ड्स वन साइड, और आपने इंक्लाइन करके बताना है, ओपिनियन को डेवलप करना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जू को, और उसको डेवलप करना है ऐसे कि आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है. ओपिनियन आपका जस्टिफाइड होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं कहना कि भाई हाँ आई एग्री विद हैविंग द जूस और नॉट हैविंग द जूस. नो, यू नीड टू प्रोवाइड इट विद अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. जस्टिफाई करना है बच्चे आपने अपने बात को, ठीक है ना. और उसके लिए स्टैटिस्टिकली आपने अपने पॉइंट्स ऐसे डेवलप करने हैं जो पढ़ने वाला जब पढ़े तो वो कहे, एग्जामिनर आपको कहे कि यार इसका ओपिनियन क्या है, प्रॉपरली डेवलप्ड है. मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा इसका, ठीक है. ओपिनियन, अब हाँ एक चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपना जो TF था, जो 10 मार्क्स आपको आपने पूरे करने होते हैं, तो आयो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ था एवेल्युएट द आइडियाज एंड ओपिनियंस इन बोथ टेक्स्ट. अब आपका टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी था. तो क्या आपने उसको एवेल्युएट कर दिया अपने पैराग्राफ 2 और 3 में? हाँ, आपने कर दिया. उसके बाद उसमें लिखा हुआ था गिव योर ओन व्यूज अबाउट वेदर और नॉट जूस शुड बी बैंड, यानी ओपिनियन मांगा था. तो क्या आपने ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ 4 में कर लिया? बिल्कुल जी, आपने कर लिया. तो इसका मतलब है आपने क्या कर दिया, आपने TF टास्क फुलफिलमेंट को फॉलो किया. नाउ द कैम्ब्रिज इज ऑब्लाइज्ड टू गिव यू ऑल द 10 मार्क्स दैट यू डिजर्व. उसके बाद आ जाता है आपका कंक्लूजन बेस्ड पैराग्राफ, ठीक है. कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शो यू अ सैंपल, बट रिमेंबर वन थिंग दैट कंक्लूजन में भी इट इज हाईली अप्रिशिएटेड इफ यू आर गोइंग टू ऐड अ रिटोरिकल क्वेश्चन, या अगर रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं ऐड करते हो तो अपने एक कोटेशन जरूर ऐड करो किसी फेमस पर्सनालिटी का. लेट्स अज्यूम, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लेट्स अज्यूम मुझे किसी फेमस पर्सनालिटी की कोटेशन याद नहीं है. तो कोई बात नहीं यार, खुद बना लो, क्रिएट कर लो ना बैठे बैठे. कोटेशन बनाना क्या मुश्किल है, बट मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है. तो आफ्टर द कंक्लूजन यू आर डन विद द स्पीच. इसके अलावा भी आपने योर सिंसियरली नाम शाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर इट, ठीक है ना. बस दैट इज इट. आपने कंक्लूजन के बाद योर स्पीच इज कंप्लीटेड. अब आफ्टर दिस वी नीड टू सी द सैंपल, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सैंपल को देखने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं, और उसके बाद लेट्स सी द सैंपल जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ओके. नाउ आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई यू हैव रेड 2 कमेंट्स अबाउट जूस ऑन एन ऑनलाइन ब्लॉग. यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक पार्ट इन अ क्लासरूम डिबेट ऑन वेदर और नॉट zoos should be banned. Write a speech for your classmates about whether or not you think zoos should be banned. तो सबसे पहले तो good morning everyone. Paragraph number 1, which is also known as introduction. Today I would like to speak about an issue that affects not only our leisure but also our conscience. Should zoos be banned or not? Zoos are often seen as places of enjoyment and education. Yet they also raise serious ethical questions about animal welfare. By examining different viewpoints and reflecting on them carefully, we can decide whether zoos truly serve animals or mainly serve the humans. अब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक रिटोरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे शुड जूस बी बैंड और नॉट. हालांकि ये इट वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन. You can add your own rhetorical questions in it. You can research on it कि मैं और इसमें कौन कौन से rhetorical question किसी भी बीच में डाल सकता हूँ. मकसद क्या है, अपने ऑडियंस के सामने क्या करना है, एक क्वेश्चन थ्रो करना है. Okay. Now after writing the introduction, we are going to head towards the body part 1, which is the evaluation of your text A.
क्या किया मैंने, वही टेक्स्ट ए को बड़ी डिटेल में पढ़ा, कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। अब हाईलाइट करने के बाद जो कंटेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उनको मैं अपने वर्ड्स में एवेल्युएट करूंगा, उनको डेवलप करूंगा। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है भाई। ओके, नाउ लेट्स सी। ऑन वन हैंड, supporters of zoos argue that they offer strong educational and environmental benefits. Zoos allow people, especially children, to observe animals they would never otherwise see, helping to build awareness of endangered species. They are also presented as affordable family outings and valuable learning spaces where school subjects can be brought into life. Moreover, zoos claim to contribute to conservation by protecting endangered animals and funding scientific research. As the saying goes, you cannot protect what you do not understand. For this perspective, zoos are portrayed as centers of learning and protection rather than entertainment alone. अब आपने देखा होगा कि when I was trying to evaluate the text A, तो I also added what? I have added a quotation, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, you cannot protect what you do not understand. Now this is what? A quotation. इसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ, which is again body part 2 and it is the evaluation of your text B. क्या किया आपने? टेक्स्ट B को पढ़ा, हाईलाइट किया अपने कंटेंट पॉइंट्स, और अब उसको हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। लिखा हुआ है, however, critics strongly challenge this view by focusing on the animals' experiences. Many animals are kept in confined spaces far smaller than their natural habitats, which can cause stress and unnatural behavior. Some animals are removed from the wild, losing their freedom forever. There are also concerns that zoo staff may not always have expert knowledge, leading to poor care. Since zoos depend on profit, animal welfare can become secondary to human amusement. This raises a powerful question: is human enjoyment worth an animal suffering? अब आप देखो फिर क्या किया मैंने, evaluate तो किया टेक्स्ट बी को, लेकिन साथ ही साथ I have provided you what? I have provided you a rhetorical question which adds what colors in your writing skills. उसके बाद हम चलते हैं ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ की तरफ। In my opinion, zoos in the traditional form should not continue unchanged. While education and conservation are important, they cannot justify poor living conditions. If animals are kept, it should only be in a large, natural environment such as wildlife sanctuaries where their needs come first. As philosopher Jeremy Johnson once argued, the question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer? Now, आपने again देखा होगा कि I have provided you with an opinion, but apart from that, I have added the rhetorical question and I have also added a quotation or rhetorical question को I have even connected them together. Got it? ओपिनियन था, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन था। अब हम देखते हैं क्या कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। In conclusion, zoos present both benefits and serious moral concerns. While they can educate and protect, they often restrict and harm animals. Therefore, rather than banning all animal centers, we should demand strict reforms that prioritizes animal welfare over entertainment. Only then can we truly claim the act responsibly. After the conclusion, you are done with the speech writing. ठीक है? देखो यार, एक चीज प्लीज रिमेंबर वन थिंग। अगर आपका टोन ठीक है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स सही है और आप फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, तो देयर इज नो डाउट यू कैन इजीली गेट 23 to 24 out of 25, which obviously is A* in Cambridge exams. बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं यार। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज स्किल्स। फॉर्मेट तो बंदा कर ही लेता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर्मेट सबका एक ही है, लेटर का भी उसका भी सबका सेम है, वही 5 पैराग्राफ है। मेन चीज़ होती है आपकी क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। अदर देन दैट, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। इफ़ यू हैड एनी क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखो। अदर देन दैट, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। If you need the resources, for example P1 या P2 के आपको resources चाहिए, because I've got a lot of resources, past paper questions along with topical questions मेरे पास मौजूद हैं। If you want them, तो I have them obviously in a very good rate. I'm going to give it to you. Or again, if you need any questions, so please you can contact me, and please make sure that you do subscribe my channel.
ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़।